हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग अपने जो कल लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी शुरुआत की थी। आज हम लोग उसके आगे बढ़े। तो कल तक हमने देखा था कि लुईस 16 फ्रांस का राजा बन गया, उसने शादी भी कर ली, ठीक है ना। जब शादी की, अपने महल गया तो देखा कि उसका तिजोरी एकदम खाली है। और हमने जाना था कि तिजोरी खाली होने के कारण क्या है। तो उस समय बहुत लोग लड़ाई करते थे, वॉर करते थे, तो वॉर एक्सपेंस को पूरा करने के लिए फिर इतना बड़ा महल बना के रखा है, उसको कॉस्ट है उसको पूरा करने के लिए। अभी भाई एक महारानी से, प्रिंसेस से शादी किया है, तो भाई औरतें तो खर्चा करवाती ही हैं, तो वो खर्च पूरा करने के लिए तो क्या करेगा भाई। तो तिजोरी वैसे सब में पूरी उसकी खाली होगी। फिर क्या था कि देखा उसने, राजाओं ने कई जगहों से पैसे उधार ले रखे थे। तो भाई जिससे उधारी लिया है वो क्या करेगा, वो तो अपना इंटरेस्ट वसूलेगा ही। आज के दिन में आप चाहे राजा अपने घर में होंगे, लेकिन उधारी का पैसा कोई नहीं छोड़ता, तो वो भी वसूलने आगे कि भाई मुझे दो, खर्चा बढ़ रहा है तो उसको मेंटेन करना है। तो इस वजह से ये सब चीज़ों को, एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए लुईस 16 ने क्या किया, एक नया सोच स्टार्ट किया, जिसमें था कि हम लोग भैया टैक्स लगाएंगे और लोगों से टैक्स वसूलेंगे। और आपको मैं बता दूं, ये जो टैक्स लगाने वाला सोच है, यही सोच मार्क करता है जो हमारा चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर शायद ये सोच इस तरीके से नहीं होती तो मे बी हमें हो सकता है ये रेवोल्यूशन होता ही नहीं। लेकिन टैक्स लगाना ज़रूरी था क्योंकि उसको और कवर कर, उसको यही एक सूझा कि हमको भाई टैक्स लगाना है। उस वक्त जो फ्रांस की सोसाइटी है, उस समय उसकी सोसाइटी को फ्यूडल सोसाइटी कहा जाता है। फ्यूडल सोसाइटी का मतलब क्या है आप समझिएगा। आपको पता है एक राजा है, भैया राजा है तो पूरे जगह का एक ये राजा मेरा किंग, जिसको हम लोग किंग बोल सकते हैं, ये रहा मेरा राजा। तो इतनी बड़ी फ्रांस है, सबको कैसे देखेगा, तो जगह जगह क्या करता है, चीज़ों को डिवाइड कर देता है एरिया वाइज, और वहाँ पे अपना एक सेनापति या जिसको आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजर, वो अपॉइंट करता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग कहते हैं फ्यूडल सोसाइटी। क्या कहते हैं? फ्यूडल सोसाइटी। तो ये वहाँ की सोसाइटी चल रही थी। और फ्रांस का जो पीरियड है 1789 से पहले वाला पीरियड, इसके बिफोर वाला पीरियड, उसे हम कहते हैं ओल्ड रिजाइन पीरियड। 1789 के पहले वाला पीरियड कहलाता है आपका ओल्ड रिजाइन पीरियड। तो उस वक्त में लुईस 16 ने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू किया। अब टैक्स जो लगाया जा रहा है वो भी दो तरीके का है, वो भी आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से। तो टैक्स लगाने का भी उसका एक अलग सिस्टम था। उसने क्या किया, अपने पूरे पॉपुलेशन को 3 एस्टेट में डिवाइड कर दिया। अगर आप बुक खोले होंगे तो बुक में एक छोटा सा सेकंड पेज में आपको एक बॉक्स दिखेगा जहां पे वो तीनों स्टेट के बारे में दिया गया है। तो उसने क्या किया, वो ऐसे 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या था आइए देखते हैं। पहला स्टेट जो था, फर्स्ट स्टेट, वो थे क्लर्जी। अब क्लर्जी कौन होते हैं, ये लोग कौन कहलाते हैं, जो चर्च को मेंटेन करते हैं, चर्च की जमीनें रखते हैं, जैसे आपके फादर वगैरह जो वहाँ के रखवाली करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो क्लर्जी उन्हें कहा जाता है। सेकेंड स्टेट जो थे वो थे नोबिलिटी या नोबल पर्सन, जैसे आप कह सकते हैं रूलिंग वाले, जो राज करते हैं वो वाले लोग। और जो थर्ड एस्टेट थे, थर्ड एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिमेनिंग ऑल पॉपुलेशन, पूरी की पूरी जनता जनार्दन इसी थर्ड स्टेट में आती है। कौन कौन से आते हैं, आपके बिजनेसमैन आ गए, बड़े छोटे पीजेंट्स आ गए, बड़े छोटे रिच, मिडिल क्लास, पुअर, सब वो सारे के सारे कहाँ आ गए, इस थर्ड स्टेट में। अब लुईस 16 ने क्या किया, ये कह दिया कि जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं यही सिर्फ टैक्स पे करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इन्हीं थर्ड स्टेट वालों से द्वारा टैक्स वसूला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वापस से 3 स्टेट में डिवाइड किया था लुईस 16 ने। पहला स्टेट जहां पे क्लर्जी थे, जो चर्च संभालते थे, फादर जिसे हम लोग कहते हैं। सेकेंड स्टेट जो नोबिलिटी है, नोबल पर्सन जो रूलिंग करते हैं, राज्य करते हैं।
और थर्ड एस्टेट में हमारी रिमेनिंग या मेन पॉपुलेशन, या बेसिकली कहा जाए 90% ऑफ द फ्रांस पॉपुलेशन लाइज इन थर्ड एस्टेट, और यही एस्टेट था जो कि टैक्स दे रहा था। अब आप खुद सोचो, जरा दिमाग लगाओ, जो क्लर्जी हैं उनके पास 60% जमीनें हैं, क्लर्जी और नोबल पर्सन के पास। ये दो एस्टेट वाले लोगों के पास मैक्सिमम जमीनें हैं, पूरी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा पैसा है, लेकिन इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। टैक्स किनसे लिया जा रहा है? थर्ड एस्टेट वालों से, जिनके पास बहुत कम है, कुछ भी है तो पैसा भी कमा रहे हैं तो कम कमा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर जिनके पास पैसा ही कम है उनसे आप ज्यादा टैक्स की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? तो ये सोच ही गलत थी, जिसके वजह से, ये सोच की वजह से, ये जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, इसकी वजह से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि ये तरीका ही उन्होंने गलत अपना लिया था लुईस 16 ने, जहां पे उसको करना क्या था, ठीक से उसको इम्प्लीमेंट करता। तो हमने देखा कि जो टैक्स लेवाई हो रहा है वो थर्ड एस्टेट वालों के लिए हो रहा है, लेकिन अब टैक्स में भी दो तरीके के टैक्स लगाए गए। वो दो तरीके की टैक्स क्या है वो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला टैक्स था उसका नाम है तिथे। ये एक तरीके का टैक्स है, कौन लगाता है? लिवाइड बाई चर्च, यानी जो चर्च हैंडल कर रहा है वो लोग लगाएंगे इसे। कैसे, क्या लेंगे? 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी जितना आपने उगाया, जितना आप उगा रहे हैं, अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसका 1/10 हिस्सा ये तिथे वाले यानी चर्च हैंडल करने वाले लोग ले लेंगे। ये आपका पहला टैक्स जो कि उस समय लगा। दूसरा टैली टैक्स जिसे कहते हैं, जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे आज के दिनों में आप नाम सुनते होंगे, हमारा इनकम टैक्स जो होता है ना, जो आपकी सैलरी है, जितनी कमाई है उस पर लगता है, वही ये डायरेक्ट टैक्स उस समय लगता था। और ये दो टाइप ऑफ टैक्स जो था, ये टैक्स दिया जा रहा था किन से? थर्ड एस्टेट वालों से। थर्ड एस्टेट में कौन आते हैं? अगेन बिजनेसमैन, पीजेंट्स, वर्कर, मिडिल क्लास, वो सारे लोग जो कि आम आदमी, आम जनता कहलाती है फ्रांस की। और ये जो बर्डन था, पैसा देना, टैक्स भरने का बर्डन, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट वालों के लिए था। अब इसमें और भी कई सारी बातें शुरू हो गई, जहां पे हमने देखेंगे कि आगे हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आपका टैक्स लग गया है थर्ड एस्टेट वालों की तरफ। अब इसमें क्या है कि लेट 18th सेंचुरी में, इसको थोड़ा सा समझिएगा, लेट 18th सेंचुरी में, यानी जो हमारा 1780s के बाद वाला पीरियड कह सकते हैं, 70s के बाद वाला पीरियड कह सकते हैं, उसे कहते हैं लेट 18th सेंचुरी। अब क्या हो रहा था इसमें? फ्रांस में आपका जो फ्रांस का पॉपुलेशन है, यानी जो उसकी जनसंख्या है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी जनता संख्या जो है, पॉपुलेशन जो है कंट्री का, फ्रांस का जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। जो 23 मिलियन था 1715 में, कितना था? 23 मिलियन। कब? 1715 में। वो 28 मिलियन तक पहुंच चुका था 1789 तक। तो अब इसमें क्या हो रहा है? अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए जरूरत क्या है? उस बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए जरूरत है हमें क्या? फूड ग्रेन्स की, यानी अनाज की, और जिसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। अब आप सोचिए शॉर्टेज क्यों था भाई? क्योंकि टैक्स की बदौलत 1/10 तो ले ही लिया जा रहा था, तो शॉर्टेज होगा नहीं आपके लिए। तो एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है हमारे फूड ग्रेन्स की, लेकिन जितनी डिमांड है उस डिमांड के आधार पे उतना ज्यादा हमारा सप्लाई हो ही नहीं पा रहा है। और इस वजह से क्या हुआ, हमारे जो स्टेपल गुड्स होते हैं, यानी जो जरूरत, जो हम लोग बेसिक गुड्स जिसे कहते हैं, जैसे कि ब्रेड, तो ये सब गुड्स के क्या कर दिए जा रहे थे? उस डिमांड को पूरा करने या उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेपल गुड्स के प्राइस बढ़ा दिए जा रहे थे।
प्राइस वॉज इंक्रीज्ड। क्या कर दिया जा रहा था? उन सारे गुड्स के प्राइस को बढ़ा दिया जा रहा था। अब आप देखिए थर्ड स्टेट में कौन है? वर्कर्स वगैरह है, पीजेंट्स वगैरह है। अब वर्कर्स वगैरह कहाँ काम कर रहे हैं? आपके फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज है वो लोग। तो जिनके जितना उनको वेज मिलता है, जितना उनको पैसा मिलता है उतने काम का, उतना वो खर्च करने में उनका मदद नहीं हो रहा है, क्योंकि खर्च ज़्यादा है, कमाई बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा था? एक अलग ही तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो रहा था फ्रांस में, जिसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। जिसे क्या कहा जाता है? सबसिस्टेंस क्राइसिस, जिसका मतलब होता है आम जिंदगी, एक लाइवलीहुड जीने के लिए भी हमारे वांदे हो गए थे, बहुत मुश्किल हो रही थी 2 वक्त की रोटी खाने को भी। और इस सिचुएशन को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, जो कि फ्रांस में उस वक्त देखा जा रहा था। अब इसमें क्या है भाई, एक तरफ टैक्स बढ़ गया, एक तरफ दाम बढ़ गए हमारे गुड्स के, और भुखमरी जैसा टाइप सिचुएशन आने लगी। भाई खाने को ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, जो पैसा है वो सरकार टैक्स में ले रही है, जो हम उगा रहे हैं वो भी टैक्स में चला जा रहा है। तो अब करें तो करें क्या? कई बार क्या हुआ कि पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने कई तरीकों से इसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, कई हालातों से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इन पीजेंट्स या इन वर्कर्स के पास वो हथियार नहीं था, वो यूनिटी नहीं आ पाई, वो उतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, वो अपने आइडियाज को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए और बार बार फेल होने लगे। अब इसमें क्या हुआ? इसमें एक नए तरीके के सोसाइटी का जन्म होना शुरू हुआ, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, जहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, जैसे लॉयर्स हो गए, आपके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी हमारे थर्ड स्टेट में ही आते हैं। तो उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे वो जागरूकता बढ़ाने लगे और वो अब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगे। कई सारे आप आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कि कई सारे जो आपके राइटर्स हैं, कई सारे नॉवेलिस्ट हैं, कई सारे राइटर्स ने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लिखा, कहा और बोला है, जिसको हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, जहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से लुईस 16 ने क्या क्या काम किया, 3 स्टेट में बांटा, टैक्स बढ़ा दिया, बढ़ते हुए टैक्स से क्या प्रॉब्लम आई, कितने तरीके के टैक्स थे, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था, क्यों हुआ, ये सारी बातें हमने जान ली। तो आपसे निवेदन है कि इसको बुक को रीड करिए, फर्स्ट 4 पेज ऑफ द बुक आप प्लीज पढ़िए, वीडियो को देखिए, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर।